क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कम्पसन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कम्पसन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। हेलो हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 12 पे बात करेंगे और चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FAQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के डैश अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। अगर ऑप्शन देखें, महामारी विज्ञान, प्रायोगिक, मध्य सूची या डाटाबेस, तो इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर होगा प्रायोगिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि जैम बनाने में निम्नलिखित किसका अनुपात महत्वपूर्ण है? जो जैम बनाया जाता है उसमें क्या क्या मिश्रण मिलाया जाता है, क्या क्या चीजें उसको बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो अगर ऑप्शन देखें तो चीनी और पैक्टिन, जल और पैक्टिन, फल और पैक्टिन, चीनी और जल। तो देखिए, जो जैम बनाया जाता है ना, तो फल और पैक्टिन कहीं देखें तो फल ही का तो उसका रूप होता है पैक्टिन, और जल और पैक्टिन तो क्या होता है कि जल और पैक्टिन से भी जो है कि जैम नहीं बनाया जाए, पैक्टिन मिलाया जाता है लेकिन उसमें जल की मात्रा नहीं रखा जाता है। चीनी और जल, तो पैक्टिन जैम बनाने के लिए तो हमें फलों के गूदे की जरूरत पड़ती है, जो फल में पैक्टिन पाया जाता है उससे हम जैम और जेली बनाते हैं। तो इसी प्रकार बात करें तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जैम। और जैम बनाने के लिए क्या होता है? चीनी और पैक्टिन की जो होती है कि अनुपात महत्वपूर्ण होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलें कि अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है, क्या सक्रिय होता है? पेपिन, ब्रोमोलिन, अमाइलेज या रेनिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, जो अंकुरण के समय जो होता है ना, अमाइलेज जो होता है एंजाइम सक्रिय होता है। क्या? अमाइलेज एंजाइम सक्रिय होता है। और उसी पर बात करें इसमें तो थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें जो है कि एमाइलेज एंजाइम जो है कि सक्रिय होता है। उसी प्रकार प्रोटीएज, ठीक उसी प्रकार क्या होता है? प्रोटीएज और फाइटेज भी जो होता है इसमें सक्रिय एंजाइम है। अन्य अगर बाय द वे आपको एग्जाम में अगर ये न देकर अब प्रोटीएज दे दिया, फाइटेज दे दिया, तो ये भी क्या है? अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमाइलेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले कि यौनावस्था की बाधा में शामिल है। ठीक, यौनावस्था के बाधा में शामिल है क्या? स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, या मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो यौनावस्था की बाधा की बात करें ना, तो ये क्या होता है? ये उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? यौनावस्था में बाधा होते हैं, बाधा जो कि शामिल है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चले कि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? ठीक, कौन से परीक्षण के द्वारा जांच करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, या फिर साइट्रिक अम्ल मिलाकर, या एसिटिक अम्ल मिलाकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जो नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर सरसों के तेल में जो आर्जुमिन जो एक पदार्थ होता है, जो एक टॉक्सिन होता है, जिसका जांच किया जा सकता है किसके द्वारा? तो नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चले कि भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप की आवश्यकता होती है। अगर देखें ऑप्शन की तो ग्रिलिंग, बेकिंग, पोचिंग या विकल्प, सभी विकल्प गलत है। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो पोचिंग होता है ना, पोचिंग में क्या होता है? नमी एवं ताप की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है? नमी और ताप की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन वहीं पे ग्रिलिंग और बेकिंग की बात करें ना, तो इसमें ड्राइंग विधि के द्वारा जो होता है, इसको जो है कि इसको ड्राइंग विधि की आवश्यकता होती है। ठीक, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है एयर
इसमें एयर मेथड की आवश्यकता होती है। ग्रिलिंग और बेकिंग में क्या होता है, एयर मेथड की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 7 पे कि प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। प्रेशर कुकर होता है जो भोजन हम पकाते हैं, तो किस तापमान पे जो है कि भोजन पकाते हैं और किस तापमान में भोजन जो है कि पकता है। तो ऑप्शन देखिए 127 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 125 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 121 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 105 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे लेंगे, क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी 121 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, प्रेशर कुकर में भोजन जो है कि उतना तापमान में भोजन पकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलें कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, क्या है, मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, या मन का। तो देखिए वाटसन महोदय ने क्या किया, उन्होंने व्यवहार के अध्ययन का जो है कि अध्ययन किया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होगा। ओके, उन्होंने क्या किया है, वाटसन महोदय ने क्या किया है, इन्हें व्यवहारवादी कहा जाता है। ओके, मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलें कि दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है। दाल में जो है कौन सा अमीनो अम्ल का अभाव होता है। अगर ऑप्शन देखें लाइसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसीन या आइसोल्यूसिन। आप 9 का आंसर क्या बताएंगे कि जो दाल होता है ना, दाल में जो होता है मिथ्योनिन और क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। दाल में मिथ्योनिन और क्या, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले कि मुख दंशन की अवस्था होती है, ठीक, 8 से 18 माह, 0 से 8 माह, 10 से 15 माह या 12 से 24 माह। तो ये देखिए, ये मुख दंशन की अवस्था के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये है क्या कि ये फ्रायड ने जो है ना, ये फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में से एक अवस्था का ये भाग है। ठीक है, फ्रायड महोदय ने क्या किया है कि इन्होंने मनोलैंगिक अवस्था को 5 भागों में बांटा है। कितने, 5 भाग में बांटा है। ठीक, उसी में से ये क्या है, फ्रायड का जो है कि 5 जो अवस्थाओं में उन्होंने जो बांटा है, उसी में एक स्टेज है ओरल स्टेज। क्या है, ओरल स्टेज। इसी ओरल स्टेज है, ठीक, अगर इनकी थोड़ी सी 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात कर लें तो ओरल स्टेज, ठीक, एनल स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, देखिए जो ये फ्रायड महोदय ने है, जिन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा है, उसमें उन्होंने ओरल स्टेज बताया, एनल स्टेज बताया, फॉलिक स्टेज बताया और लैटेंसी स्टेज बताया। और जो ओरल स्टेज है ना, इसी की 2 अवस्थाएं हैं। क्या है, ये ओरल स्टेज की 2 अवस्थाएं हैं, जिसमें इन्होंने मुखीय चूषण की अवस्था बोला है और एक बोला है कि मुखीय चूषण अवस्था और दूसरा मुखीय दंशन अवस्था। क्या, दूसरा क्या है, मुखीय दंशन अवस्था। तो ये जो मुखीय चूषण की अवस्था होती है ना, ये 0 से 8 माह की होती है। और वहीं पे बात करें मुखीय दंशन की अवस्था की, तो ये 8 से 18 माह का होता है। ठीक, क्या होता है, 8 से 18 माह का होता है। तो आप इसका आंसर अब क्या दे लेंगे, अब आसानी से आप इसका दे लेंगे, आंसर क्या होगा, 8 से 18 माह की अवस्था को क्या कहा जाता है, मुखीय दंशन की अवस्था। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वहीं पे अगर मुखीय चूषण की अवस्था की बात किया रहता तो आप क्या देते, ये 0 से 8 माह जो है मुखीय चूषण की अवस्था होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चले 11 में कि दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है। जो दुग्ध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस एक का धनी होता है, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन या सीरिन।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइसिन। दूध क्या होता है? लाइसिन का जो है कि अमीनो अम्ल का जो है कि ये धनी होता है। वहीं पे बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें अगर बात करें तो क्या होता है? सल्फर देखिए कहीं ना कहीं ये लाइसिन का धनी है, ठीक, लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो कहीं कुछ चीजें, हर पौष्टिक पदार्थों में, चाहे कोई भी खाद्य वस्तु है, उसमें कुछ न कुछ चीजों की कमी होती है। वहीं पे दूध में अगर लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जा रही है, तो वहीं पे बात करें कि सल्फर अमीनो अम्ल का क्या होता है? इसमें अभाव पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पे। क्या है कि वे समाजशास्त्री जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगर ऑप्शन देखें M.N. श्रीनिवास, E.T. टाइलर या बेबर या ओ स्पेंगलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या देंगे आप 12 का? तो 12 का आप आंसर देंगे जो है कि ये जो स्पेंगलर महोदय है ना, इन्होंने ही चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं पे बात करें ये जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है ना, एक होता है क्या? एक होता है आपका चक्रीय सिद्धांत और दूसरा क्या होता है? रेखीय सिद्धांत। ठीक, क्या होता है? चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है ना चक्रीय सिद्धांत के अन्य अगर राइटर की जो बात करें तो ये है क्या है? परेटो हैं, स्पेंगलर है, स्पेंगलर तो ऑलरेडी है ही है, परेटो है, ठीक है, टॉयनेबी है, क्या है इसके अन्य है? स्पेंगलर है, टॉयनेबी है, परेटो है, सरुकिन है, ठीक। तो क्या है? परेटो, टॉयनेबी और सरुकिन है। अन्य और राइटरों की बात करें तो वहीं पे अगर थोड़ा सा बात करें कि ये रेखीय सिद्धांत का कौन कौन है, तो रेखीय सिद्धांत के कौन कौन है, थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये रेखीय सिद्धांत के जो है रेखीय सिद्धांत के कौन है? तो स्पेंसर और जो है कि आपके हाउस हैं, ठीक। देखिए स्पेंगलर में क्या है? स्पेंगलर महोदय, परेटो, टाइनबी और सरुकिन क्या है? ये चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि वेवलेन है, स्पेंसर है और हाउस। ये क्या है? ये लोग रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है। अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है क्या? साध्य और साधन के मध्य असंतुलन या दोषपूर्ण सामाजिकरण या पक्षपात की मनोवृत्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे क्या? क्योंकि इसमें ही लिखा हुआ है। देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष यानी कोई व्यक्ति में संघर्ष, आपसी मतभेद हो रहा है। क्यों हो रहा है? साध्य और साधन के मध्य असंतुलन होने की वजह से, दोषपूर्ण सामाजिकरण की वजह से भी, और क्या है? पक्षपात की मनोवृत्ति की वजह से भी क्या होता है? ये सभी कारणें क्या है? शामिल है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चले कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अगर ऑप्शन देखें तो रोजेनस्टीन रोडान या रेगनर नॉर्कशे या गुन्नार मिडाल या कोई नहीं। आप इसका आंसर देंगे क्या? देंगे रेगरन नॉर्कशे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें तो क्या है कि ये दिया है कि भारत में बढ़ी हुई जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? तो क्या है? गरीबी कम करके, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, जन्म दर को
कम करके या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रण के एक साधन है। इन सभी के द्वारा अगर गरीबी कम करके भी हम जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर व्यक्तियों को एजुकेटेड करके क्या किया जा सकता है? ये जनसंख्या में हम लोग कमी ला सकते हैं। वहीं पे जन्म दर में भी कमी करके, जैसे कि परिवार नियोजन है, व्यक्तियों को जो है कि वो करके कि आप लोग जागरूक करें कि आप लोग जो है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये सब चीजों को बताकर भी क्या किया जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है, जनसंख्या को हम लोग कम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चले कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1975 पे, 1976 में, या फिर 1960 में, या 1950 में? तो देश में जो पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है ना 1976 में की गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे चले कि पारिस्थितिकी नारीवाद अर्थात इकोलॉजी इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा? ठीक, अगर ऑप्शन देखें, फ्रांकोइस डी एडबोन ने, सिमोन द बुआ, या मेट बिस्लेट, या मार्गरेट थैचर? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 17 का आंसर आप देंगे कि फ्रांकोइस डी एडबोन ने। ठीक, चलिए 70 के बाद हम चले 80 पे। संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 18 में देखिए आप क्या है कि किस में जो है कि भाषा विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 343, 345, 349 या 351? किस में? तो आंसर क्या देंगे आप? 345 में। किस में? 345 में। इसका आंसर आप क्या देंगे? 351 में जो है कि ये जो है कि संविधान में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया था। किसमें? 351 में। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा आपका बी, ये होगा क्या? 351 में जो है कि ये निर्देश दिया गया था। वहीं पे थोड़ा थोड़ा अगर हम बात कर ले क्या कि 343 क्या है, तो 343 क्या है? ये संघ की राजभाषा है। ये संघ की राजभाषा की संघ की राजभाषा है। 343 क्या है? संघ की राजभाषा है। वहीं पे 345 की बात करें तो ये राज्यों की, ये राज्यों के लिए भाषा है, ये राज्य भाषा से संबंधित है। 345 क्या हो गया है? 345 जो है राज्यों की भाषाओं से संबंधित है। क्या? राज्यों की भाषाओं से संबंधित है। ठीक, वहीं पे 349 की बात करें तो 349 क्या है? भाषा से संबंधित कुछ भी अधिनियम जो है कि भाषा से संबंधित कुछ अधिनियमों पे जो है कि ये प्रावधान किया गया है। 349, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 19 पे चले कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है व दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। ठीक, क्या है कि विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। वहीं पे तर्क की बात करें तो भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। सही विकल्प को चुने। आप 90 का आंसर क्या देंगे? जो 19 है सही विकल्प क्या देंगे आप? ऑप्शन बी को देंगे। ठीक, हम ज्यादा वो डिस्कशन ना करें कि ए आर सही है, बी सही है, ऑप्शन देखें, ये टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसको आंसर पे आ जाते हैं कि इसका आंसर होगा ए बी, जो कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये भारतीय व पश्चिम विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, ये इसका व्याख्या नहीं है। ठीक, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चले कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रतिक्रिया का चयन करें। क्या? स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, या घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, या फिर स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चले कि निम्नलिखित सूचियों को सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से जो है कि अपने उत्तर का चुनाव करें। देखिए परिवार नियोजन से क्या होता है?
परिवार नियोजन से जो होता है क्या होगा, जो परिवार नियंत्रण से जो होगा ये जन्म पे नियंत्रण किया जाता है। ठीक, वहीं पे बात करें ये ऋतुस्राव की तो ये स्त्रियों से संबंधित है। पोलियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, पोलियो की दवा। और गर्भ निरोधक क्या है, ये एक निरोधक वो से संबंधित है। चलिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन किसमें मिल रहा है, हम डायरेक्ट एक आंसर से अगर मिलान करें तो अ का क्या हो गया 4, यानी 4 जो है आपका यहाँ पे है। वहीं पे ऋतुस्राव तीसरा, तो ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चले कि हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, दलित, बाहरी जाति या फिर अपृश्य या निम्न जाति। तो देखिए हट्टन महोदय जो है ना, हट्टन महोदय के द्वारा जो है कि दलित जातियों के लिए अपृश्य शब्द का जो है कि प्रयोग किया गया। आप ऑप्शन क्या देंगे, आंसर सी। चलिए 23 पे चले कि अनुसूचित जनजातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है, क्या सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर या जनसंख्या। तो अनुसूचित जनजाति जातियों को जो मुहैया कराया जाता है ना, वो किस आधार पे होता है, वो होता है क्या आर्थिक जो होता है ना, वो होता है आर्थिक जो है कि आर्थिक पिछड़ापन के कारण जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चले कि 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था, क्या भ्रष्टाचार को परिभाषित किया था, या सांप्रदायिकता को, या गरीबी रेखा को, या साइबर अपराध को। तो देखिए जो सुरेश तेंदुलकर जो है ने, जो सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी ना, इसमें क्या किया गया था, इसमें गरीबी रेखा को जो है कि परिभाषित किया गया था। ठीक, तो आप आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे चले कि निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है, आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, या शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। देखिए हम जब ये पेपर सॉल्व कराते हैं तो हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि चीजें क्या है, सब लोग को, आप सभी लोग हमेशा पेपर सॉल्व करते हैं और जो है कि सब लोगों को हर चीजें नॉलेज होती है। लेकिन क्या है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी हम लोग की जो है कि क्वेश्चन रिपीट होंगी और चीजें हमारी क्या है दिमाग में रहेंगी, इसलिए हम जो है कि ये चीजों को कराते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं आता, आप सभी लोगों को ये चीजें आती हैं और सभी लोग इस क्वेश्चनों से क्या है परिचित है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो है कि स्मरण शक्ति को जो है कि एग्जाम के टाइम में हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो है कि हम इसको कंटिन्यू बनाए रखे हैं। और हमें आशा है कि आप लोगों को ये हमारा जो क्लास हम लेते हैं ये अच्छा लगता होगा और आप लोग के सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है, तो शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच ही क्या है, ये लिंग समानता से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम 26 पे चले कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलिए अगर हम देखें अभिकथन को कि ए भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। ओके, कारण भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या दे लेंगे कि ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है, और ए क्या आर क्या कर रहा है कि ए का सही व्याख्या है, क्या है आर जो है ए का सही व्याख्या है। आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे चले कि निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव विकासीय सिद्धांत से है, मार्गन का, स्टीवर्ट का, व्हाइट का, या बीरस्टीड का। बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे, तो इसका संबंध क्या है, जूलियट स्टीवर्ट का। जूलियट क्या है, स्टीवर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 28 पे चले कि सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है, क्या सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। निम्न में से कौन से साधन सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक है, प्रेस है, रेडियो है, इंटरनेट, या उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे क्या कि उपयुक्त सभी। ये कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण में जो है कि एक साधन सार्वजनिक राय
ये सभी क्या है, एक कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण या आपकी जो है कि कहें तो प्रसार को बढ़ावा देने के उत्तम साधन है। ओके, ऑप्शन डी सही है। 29 पे चले कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चेतन और अचेतन फूले और बनाड का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्ल मैनहीम का है, सकारात्मक और नकारात्मक किम्बाल नियंत्रण यंग का है, या फिर संगठित और संगठित ई बोगार्ट्स का है। आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे क्या? डी ऑप्शन। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कौन होंगे? इसमें गुरविच होंगे। ये संगठित और संगठित का बोगार्ड न होकर क्या होगा? गुरविच होगा। तो आंसर आप ऑप्शन क्या देंगे? डी। चलिए 30 पे चले कि सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं? निरक्षरता, ठीक, रूढ़िवादिता, निहित स्वार्थ या उपयुक्त सभी। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण में ये सभी जो कारण है ना, ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति का निरक्षर होना, व्यक्ति का पुराने ख्यालों में होना, ख्यालों का होना, रूढ़िवादिता होना, या फिर निहित स्वार्थ, व्यक्ति अपनी स्वार्थ के लिए क्या करता है? सिर्फ हम ही अपने ही आगे बढ़े, दूसरों को आगे न बढ़ने देना, आदि चीजें क्या है? ये सभी सामाजिक परिवर्तन में बाधक हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन डी सही है। हम 31 पे चले कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून और उपयुक्त तीनों। आप आंसर क्या देंगे? ये उपयुक्त तीनों ही क्या है? ये सामाजिक नियंत्रण को ये कंट्रोल करते हैं, सामाजिक नियंत्रण को। ठीक है, ये तीनों सही है। ठीक है, एक थोड़ा सा हम बात करें क्या इसमें से कौन सा औपचारिक साधन है और कौन सा अनौपचारिक साधन है? आप बताएंगे क्या? देखिए अगर हम बात करें तो देखिए ये समाज और ये धर्म, ये दोनों क्या है? ये अनौपचारिक साधन है। वहीं पे कानून की बात करें तो ये औपचारिक साधन है। ये क्या है? ये औपचारिक साधन है। कानून, पुलिस, ठीक, कानून, पुलिस व्यवस्था, ये सब क्या है? ये औपचारिक साधन है। और जो हमें क्या है? हमारा परिवार है, समाज है और धर्म है, ठीक, ये सभी क्या है? ये सभी अनौपचारिक साधन है सामाजिक नियंत्रण के। ओके, चलिए 32 पे चले कि 32 पे लिखा है कि यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को डैश क्या कहा जाता है? ओके, क्या कहा जाता है? मातुल्य कहा जाता है, या फिर परिहार कहा जाता है, या फिर अनुमानिता कहा जाता है, या फिर पितृस्व ये कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मातुल्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मातुल्य कहा जाएगा। चलिए 33 पे चले कि नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है। यह कथन किसका है? इरावती कर्वे का है, टी.एन. मदन का है, एल.पी. विद्यार्थी का है, या आर.एम. मैकाइवर का है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका देंगे कि इरावती कर्वे का ये जो है कि ये कथन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 पे चले कि मार्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, या आदि मानव स्वच्छंद यौन संबंध, या विस्तृत परिवार। तो जो मार्गन महोदय हैं इनका जो है कि संबंध जुड़ा है किससे? इनका जो है कि आदि मानव संबंध से है, जुड़ा हुआ है। वहीं पे पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करें ना तो पितृसत्तात्मक के जो है ना प्लेटो हैं, प्लेटो, अरस्तु, और जो है कि ये आपके क्या हैं कि और हेनरी मैन। ओके, आपके हेनरी मैन है। वहीं पे बात करें वहीं पे बात करें मातृसत्तात्मक की तो ब्रीफ फॉल्ट है। ओके, क्या है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्लेटो है, अरस्तु है, हेनरी मैन है। वहीं पे मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करें तो ब्रीफ फॉल्ट है। वहीं पे अगर आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध की बात करें तो मार्गन महोदय है। ओके, चलिए 35 पे चले हम कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? वर्जीनियस खाका, एस.एल. दोषी, बैरियर एल्विन, या एडवर्ड
टायलर। 35 का आंसर आप क्या देंगे क्या है, एडवर्ड टायलर जो है कि ये भारत के आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़े हैं। ओके, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो आप इसका आंसर ऑप्शन देखें अगर तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, पहले हम देखें तो आंसर 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वहीं पे बात करें 19 का तो ये वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। वहीं पे अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। क्या है ये, शोषण से विरुद्ध अधिकार। वहीं पे अगर हम ये 25 क्या है हमारा, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और वहीं पे 29 की बात करें तो ये क्या है, ये है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार आप क्या दे लेंगे, थोड़ा सा हम इस पे एक बार और रिपीट कर लें कि अनुच्छेद 19 क्या है, ये वाक से संबंधित है। वहीं पे अनुच्छेद 23 क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 25 क्या है, ये शिक्षा और संस्कृति से अनुच्छेद क्या है, ये 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का है। और अनुच्छेद 29 की बात करें हम तो अनुच्छेद 29 क्या हो जाएगा, ये शिक्षा और संस्कृति से जो है कि शिक्षा और संस्कृति से जो है कि ये संस्कृति से संबंधित है। ओके, चलिए हम 37 पे चले कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? तो देखिए अगर ऑप्शन देखें 1947, 1935, 1952 या फिर 1955, आप आंसर क्या देंगे, 1935। चलिए 38 पे चले कि नीचे दिए गए कथन नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन का ए कहा गया है और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए की बात करें कि जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। ओके, अगर तर्क देखें तो भारत में लिंगानुपात निम्न है। हम डायरेक्ट इसके जो है कि क्वेश्चन के अब हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं क्योंकि ये तर्क वितर्क वाली चीजों में ये है वो है समझने से अच्छा है। तो हम अगर ऑप्शन देखें तो क्या है, ए तथा आर दोनों सही है और आर का सही व्याख्या पर ये क्या है कि नहीं है। आर का सही व्याख्या जो है कि आर ए का क्या है, ये सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 39 पे चलें कि समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, जब समाज के लोगों की स्थितियों यानी लोगों के कार्य करने, रहन सहन, उनके जीवन स्तर में जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को ही संरचना गतिशीलता कहते हैं। ओके, चलिए 40 में चले कि सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से डैश सिद्धांतों से ली गई है? भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणीशास्त्रीय उद्विकास या फिर जीव जैव विज्ञानी। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, इसका आंसर देंगे कि जीव जैव वैज्ञानिक उद्विकास। ओके, चलिए 41 पे चले कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया? चेतनात्मक और भावात्मक की बात किया गया है, ठीक। R.M. मैकाइवर, A.W. ग्रीन, B. प्रेटो या फिर P.A. सेरुकिन। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, ऑप्शन डी। ओके, चलिए 42 पे चले कि हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे, इसमें आंसर देंगे कि हैजा जो होता है ना ये जल द्वारा फैलने वाला रोग है। और अगर बात करें तो अगर ऑप्शन में पूछ ले कि जीवाणु है कि विषाणु है कि क्या है, तो ये जीवाणु जनित भी रोग है, ठीक है, ये जीवाणु जनित। ओके, और इसके जीवाणु का नाम क्या है, कालरा विब्रियो कालरा। क्या है, विब्रियो कालरा जो है इसके जीवाणु का नाम है। ओके, चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल द्वारा।
3 पे चले कि मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है, सीसी मक्खी के या मादा एनाफिलिस, साल्मोनेला जिवारी, इनमें से सभी। तो देखिए मलेरिया जो है ना, ये मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। क्या होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। और अगर हम इसके जो कि है, इस पे जो है कि बात करें थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये प्रोटोजोआ जनित है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और कि अगर हम थोड़ा सा आपसे पूछे कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो है ये मनाया जाता है कब, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, दिवस। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चले कि हिंदू विवाह का उद्देश्य है, क्या है, धर्म है, प्रज्ञा या पुत्र प्राप्ति है, या फिर रतिया, या इनमें से सभी है। तो देखिए हिंदू विवाह का उद्देश्य जो होता है ना, वो होता है क्या, वो हिंदू विवाह का ही क्या है, धर्म है। वहीं पे प्रज्ञा और पुत्र की प्राप्ति के लिए भी लोग जो है कि अपने आगे की पीढ़ी को चलाने के लिए भी क्या करते हैं, जो लोग की विवाह करते हैं। ओके, वहीं पे बात करें तो ये रति भी है। तो आंसर आप इसका क्या देंगे, ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, चलिए 45 पे चले कि HIV ठीक का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, हेपेटाइटिस होता है, या कैंसर होता है, प्लेग होता है, या फिर एड्स होता है। आप इसका आंसर क्या बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे कि HIV का इलाज न होने से एड्स होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चले कि E300 का सामान्य नाम बताइए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो E300 का सामान्य नाम क्या होता है, विटामिन सी होता है। हमारे आंसर में ये दिया गया है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिकरण होना, क्या है, लेनुगो है, या हाइड्रामिनियोसिस है, या जात विष्टा, या भ्रूण कवच है। तो देखिए जो बच्चा गर्भ में रहता है तो उस अवस्था में अगर वो जो है कि अगर वो मल निष्कासित करता है, स्त्री के गर्भ में ही जो पहला निष्कासन करता है, तो वो क्या कहलाता है, जब निष्कासित करता है तो वो हो जाता है मल जो है कि जब करता है तो क्या हो जाता है कि अम्लोटिक तरल पदार्थ का जो रंग हरे रंग का मलिकरण हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, हरे रंग का मलिकरण हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को जात विष्टा कहते हैं। ठीक है, जात विष्टा होता है। और जो बच्चा जो होता है ना, जो बच्चा है, जो पहला जो वो क्या करता है, जब पहला बच्चा जब जो उसका मल होता है, जो बच्चे का पहला मल होता है, उसको क्या कहा जाता है, आप इसका आंसर क्या बताएंगे, जो बच्चा का पहला मल होता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, आप बताइए। जो बच्चा पहला मल जो निकास करता है उसको आप क्या बोलेंगे, आप इसका आंसर बताएंगे कि जब बच्चा पहला जो मल निष्कासित करता है उसे कहते हैं मेकोनिया। क्या कहते हैं, पहला मल। वैसे तो बच्चा का जो है कि ये जो क्रिया होता है ये जन्म के बाद होता है, ठीक, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जो है कि बच्चा अगर गर्भाशय में ही अपना मल निष्कासित कर दिया तो उस अवस्था में एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिकरण हो जाना जात विष्टा होता है। ओके, चलिए 48 पे चले कि केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था का आपात स्थिति में शामिल है, स्थानिक गर्भपात, गर्भावस्था, या प्लेसेंटा एक्रिटा, प्लेसेंटा प्रेविया, या एक्लेप्सिया। आप 48 का आंसर क्या देंगे, 48 का देंगे कि प्लेसेंटा एक्रिटा। प्लेसेंटा एक्रिटा जो है ना, ये क्या है, प्लेसेंटा एक्रिटा जो होता है, जब जो है कि जब प्लेसेंटा क्या करता है, जब अपने आप को, ये कोई ये गर्भावस्था की आपात स्थिति नहीं है, ये प्लेसेंटा एक्रिटा जो है ना, ये गर्भावस्था का कोई आपात स्थिति नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय के स्वयं को गर्भाशय के दीवारों की क्या करता है, गर्भाशय की दीवारों की में काफी गहराई तक जोड़ लेता है। क्या करता है, गर्भाशय के काफी गहराई तक,
अपने आप को क्या करता है, प्लेसेंटा जो है ना, प्लेसेंटा क्या करता है, अपने आप को जो है कि गर्भाशय की दीवारों को तक काफी गहराई तक जोड़ लेता है, जिसके कारण बच्चे के जन्म के बाद भी क्या होता है, 30 से 60 सेकेंड, 30 से क्या होता है, 30 से 60 मिनट तक भी, 30 से 60 मिनट में भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो उस अवस्था को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। ओके, तो उस अवस्था को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के क्या है, गर्भाशय के आपात स्थिति में नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा का बर्थ हो गया और प्लेसेंटा नहीं निकला तो कुछ डॉक्टर लोग के द्वारा क्या किया जाता है कि ऑपरेशन के द्वारा या कुछ औजारों के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, उसको प्लेसेंटा को बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार से जो होता है कि जो डिलीवरी होता है पूर्ण करा लेते हैं। तो ये एक्रीटा क्या है, प्लेसेंटा एक्रीटा एक प्रकार के गर्भाशय में जो है कि प्लेसेंटा के काफी गहराई से जुड़े होने की संकेत करता है। चलिए 49 पे चले कि ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा को सामान्यतः अक्सर मेडिकल या आत्म परीक्षण के दौरान जांचा जा सकता है और आमतौर पर डर से उपस्थित होता है। ऊपरी आंतरिक चतुर्थांश या निचली बाह्य चतुर्थांश या निचले आंतरिक चतुर्थांश या ऊपरी बाह्य चतुर्थांश। आप ऑप्शन 49 का आप क्या देंगे, ऊपरी बाहरी चतुर्थांश। ओके, 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा प्रेविया के निदान पर संदेह करता है? चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव या पेट का दर्द, ऊपरी भाग में प्लेसेंटा या संवेदनशील गर्भाशय। देखिए अभी हमने प्लेसेंटा प्रेविया और प्लेसेंटा एक्रीटा दोनों की बात हुआ है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है, जब प्लेसेंटा खुद को गर्भाशय की गहराई में जाकर स्थापित कर लेता है, ठीक। लेकिन अगर वहीं पर प्लेसेंटा प्रेविया की बात करें ना, तो जो प्लेसेंटा प्रेविया होता है, जब प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ये फ्लोपियन ट्यूब से जुड़े हुए निषेचित अंडा, जहां भी इसमें क्या होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब से जो निषेचित अंडाणु जहां भी प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक, जहां भी वो प्रत्यारोपित हो जाता है वहीं प्लेसेंटा क्या हो जाता है, वहीं पे प्लेसेंटा विकसित होने लगता है। क्या होता है, वहीं पे प्लेसेंटा विकसित होने लगता है और विकसित होने लगता है, परंतु 20 सप्ताह के बाद भी यदि प्लेसेंटा क्या होता है नीचे की तरफ ही जुड़ा रहे तो इसे ही प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, ये क्या होता है कि बच्चे को जन्म से पहले, बच्चे को जन्म होने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, ये जन्म से पहले बच्चे को समय से पहले बच्चे को जन्म के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव आता है इसी प्लेसेंटा प्रेविया की अवस्था में। तो इसे क्या कहते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 51 पे चलें कि बिशप मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। अच्छी तरह से भ्रूण से होना, प्रसव की प्रगति, भ्रूण की गर्भकालीन आयु और प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। 51 में आप आंसर क्या देंगे, 51 में आप आंसर देंगे कि प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। बिशप मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। ओके, चलिए 52 पे चले कि जेनिटल प्रोलैप्स के जिम्मेदार कारकों में शामिल कारक नहीं है। पोस्ट मेनोपोजल एंट्रोफी या इंटर एब्डोमिनल प्रोसेस का बढ़ जाना या गर्भाशय के वजन का कम हो जाना या सहारा देने वाली संरचनाओं की जन्मजात कमजोरी। तो आप क्या देंगे, इसका आंसर क्या देंगे आप 52 का, कि आप 52 का आंसर क्या देंगे, ये ऑप्शन सी, गर्भाशय के वजन का कम हो जाना। ये जेनिटल प्रोलैप्स है क्या, तो आप अगर थोड़ा सा बात करें कि जेनिटल प्रोलैप्स है क्या, तो हम अगर थोड़ा सा बात कर ले ना, आपको थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग, कि जब श्रोणि तल की मांसपेशी और स्नायु बंध, जब श्रोणि तल की मांसपेशी और स्नायु बंध में क्या हो जाता है, खिंचाव आता है। खिंचाव के परिणाम स्वरूप जो होता है ना, जो खिंचाव कमजोर हो जाते हैं और वो खिंचाव के परिणाम स्वरूप जो है कि गर्भाशय के लिए पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाता है। जो श्रोणि की मांसपेशी जो है कि आपकी जो श्रोणि की तल की मांसपेशियां और क्या है कि जो ये स्नायु बंधन के बीच जो है खिंचाव आता है, जिसके वजह से गर्भाशय को जो होता है क्या है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, वो फिसल के योनि से क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। इसी अवस्था को जो होता है कि जेनिटल प्रोलैप्स के
कहा जाता है। और इसके लिए जिम्मेदार शामिल कारक क्या है कि गर्भाशय के वजन का कम हो जाना। ओके, 52 का आंसर आप क्या दे देंगे? 52 का आंसर आप दे लेंगे कि गर्भाशय के वजन का कम हो जाना। चलिए 53 पे चलें कि अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्या नीलामी द्वारा खरीदारी करते हैं, या फिर भाव तोल करके खरीदारी करते हैं, या ब्लैंकेट ऑर्डर खरीदारी करते हैं, या फिर औपचारिक खरीदारी करते हैं? तो देखिए, अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी जो संस्थाएं हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग औपचारिक तरीके से जो है खरीदारी करते हैं। ओके, चलिए 54 पे चले कि खेल कूद पोषण किसी की डैश में सुधार के लिए संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। क्या है ऑप्शन? अगर देखें, एथलेटिक निष्पादन, मतिहीन निष्पादन, मध्य निष्पादन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एथलेटिक खेल कूद की बात कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसको अगर हम अपने कॉमन सेंस भी लगा कर, थोड़ा सा कभी कभी होता है कि एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमें चीजें आते रहते हैं लेकिन फिर भी हम उस चीज तक पहुंच नहीं पाते उसके आंसर तक, तो उस अवस्था में थोड़ा सा हम कॉमन लगाएं तो भी क्या खेल कूद बात किया, एथलेटिक निष्पादन। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए 55 पे चले कि बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक, परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से या म्यूर्डे से। तो देखिए, बच्चे का जो भाषा जो होता है ना, उसकी परिपक्वता से भी प्रभावित होता है। वहीं पे बात करें उसकी स्वास्थ्य का भी उसके भाषा पे असर पड़ता है। और वहीं पे बात करें तो बच्चे को प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। बच्चे को माँ बाप क्या कहते हैं, बोलते हैं दादा बाबा पापा, बोलो तो बच्चा क्या करता है, उसको खींचकर बोलता है और कहीं ना कहीं उसकी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। वहीं पे ये म्यूर्डे की बात करें तो ये कोई भी इससे संबंधित नहीं है। ओके, भाषा से संबंधित। 56 पे चले कि 56 पे बात करें कि दबी हुई संज्ञानात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं। क्या शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक विवेचन या भावोन्नयन या मानसिक संतुलन या संज्ञानात्मक सुरक्षा? तो इसका आंसर आप क्या दे लेंगे? ऑप्शन बी। ओके, चलिए कुछ चीजें हैं जो हमें जो कि जैसे कि तैसे ही हमें उसका आंसर देना रहता है, उसमें हमें समझने लायक कुछ चीजें होती हैं, नहीं होती हैं, जिसे कि आप खुद भी समझ लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ओके, तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? आंसर ऑप्शन बी दे लेंगे। ओके, चलिए अब 57 पे चले कि क्या है कि डैश शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए सामान्य समस्याएं क्या होती हैं? क्या कब्ज होती है, डायरिया होती है, एलर्जी होती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो जब वो एक पहले तो माता के गर्भ में रहते हैं, वो अंदरूनी वातावरण में, लेकिन जब वो बाहर आते हैं उन्हें बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है। और इस अवस्था में उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कब्ज का, डायरिया का, एलर्जी का। ओके, उपयुक्त सभी ये चीजें क्या है, ये सभी शिशुओं को सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। बच्चे को अगर ऊपरी दूध पिलाया जाता है तो बच्चे को डायरिया होने की संभावना होती है। ओके, कब्ज की भी संभावना हो जाती है, बच्चे उसको पचा नहीं पाते हैं दूध को। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 58 पे चलें कि मानव दूध के 100 मिलीलीटर में, ठीक है, डैश ग्राम प्रोटीन होता है। 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4? आंसर क्या हो जाएगा? 1.2। ओके, चलिए 58 पे चले कि क्या है 58 हाँ 59 पे चले कि अन्य इच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। ओके, नकारात्मक प्रबलीकरण, ओके, सामाजिक बहिष्करण या व्यवहार परिवर्तन या शारीरिक दंड। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? आंसर ऑप्शन सी यानी व्यवहार परिवर्तन। ओके, चलिए 60 पे चले हम। 60 पे क्या है कि 60 पे अगर हम बात करें तो क्या है कि प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन या फिर कार्टिजोन या कोलेस्ट्रम? इसका आंसर भी आप लोग आसानी से दे लेंगे। क्या हो जाएगा? जो
पीला दूध निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ओके, हम तो कुछ चीजें हैं जिसको डिस्कशन नहीं करते हैं, बस हमें आंसर जो है कि हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चले कि बीसीजी का टीका बचाव करता है किससे, कालरा से, गठिया से, खसरा से या क्षय रोग से। तो बीसीजी का जो टीका होता है ना, ये बचाव करता है क्षय रोग से। ओके, ये क्या करता है, बीसीजी का टीका जो होता है बचाव करता है क्षय रोग से। और क्या होता है कि जो कि क्षय रोग जो होता है कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। क्वेश्चन ये क्या है, कभी कभी हमें डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ओके, ओके चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चले 62 पे कि पोलियो की दवा के आविष्कारक है जॉन सॉल्क, ई सेरकिन या सलमान वाक्समा या इनमें से कोई नहीं। तो जो पोलियो के दवा के आविष्कारक हैं ये कौन है, जो है ये कौन है, जॉन सॉल्क है। कौन है, जॉन सॉल्क है। और क्या होता है, 24 अक्टूबर को जो है कि अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और हमने अभी आपको क्या बताया था कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और क्षय रोग की बात करें तो 24 मार्च को क्या होता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चले 63 पे चलें कि नवजात शिशु का औसत भार होता है 6.5 पाउंड, 7.5 पाउंड, 8.5 पाउंड या फिर 9.5 पाउंड। तो जो एक नवजात शिशु होता है ना, उसका सामान्य औसत भार होता है 7.5 पाउंड। ओके, वहीं पे अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 18 से 20 इंच तक होता है। ओके, और इसी सामान्य बात करें ना तो बच्चे का जो है कि 6 से 7 अभी हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 7 पॉइंट, ये अबव में है। और ऐसे बात करें तो 6 से 8 पाउंड जो होता है बच्चे का भार होता है। तो कहीं ना कहीं इसके अबव में है, ये ऑप्शन आयोग ने बी को सही माना है तो हम उसको देंगे। ओके, चलिए और लंबाई की अगर बात पूछ ले तो 18 से 20 इंच। चलिए, माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है अंडाणु, नाभिनाल, गर्भाशय, खेड़ी। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, जो है कि 64 का आंसर हो जाएगा खेड़ी, यानी जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये क्या करता है, बच्चे को पोषण प्रदान करता है। और जब मां से बच्चे को अलग भी करने का कार्य क्या करता है, गर्भ को अलग करने का कार्य क्या करता है, खेड़ी यानी प्लेसेंटा करता है। ये बच्चे को पोषण भी प्रदान करता है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे चले कि गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम या भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल भार नहीं बढ़ेगा तब तो वो स्त्री कुपोषित है, उसके बच्चे का विकास हो ही नहीं पाएगा। वहीं पे बात करें 30 किलोग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, एक गर्भवती स्त्री अगर 30 किलोग्राम वेट बढ़ रहा है तो उसके लिए और उस बच्चे को दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 12 किलोग्राम तो एक नॉर्मल स्थिति है, एक स्त्री को 12 किलोग्राम वेट जो है कि गर्भावस्था में जो है कि होना चाहिए। ओके, चलिए कुछ 67 पे चले, 66 पे चले कि भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है। अभी हमने बात किया प्लेसेंटा का, ठीक, खेड़ी की बात किया। अब ये पूछ रहे हैं भ्रूण किसकी, देखिए नाभिनाल, गर्भनाल, रक्त कोशिकाएं या रक्त धमनी। आप 66 का आंसर क्या दे लेंगे कि 66 का आंसर क्या दे लेंगे आप, जो कि नाभिनाल। ओके, ये गर्भनाल तो प्लेसेंटा होता है, लेकिन नाभिनाल जो होता है ये मां को बच्चे से जोड़ने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 67 पे कि भोजन में ऊर्जा का सबसे सांकेतिक रूप निम्न में से कौन सा है,
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। देखिए हमारे लिए ऊर्जा की आवश्यकता हम ज्यादातर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से पूरा करते हैं। ठीक, भोजन में ऊर्जा की स्रोत तो वसा भी है, लेकिन ये क्या है, ये सांद्र रूप है। ये क्या है, सांद्र रूप है वसा। इसको हमें ज्यादा सेवन करने से हमें मोटापा और हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट से अगर अपना ऊर्जा लेते हैं तो ये हमारे लिए सही होता है। तो आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन ए। चलिए 68 पे चले कि ऊर्जा की माप की इकाई क्या है। तो ग्राम है, केल्विन है, जूल या वोल्ट्स है। तो ऊर्जा की माप की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ओके, चलिए 69 पे चलें कि WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है 18 से 23 किलोग्राम पर एम स्क्वायर, या 19 से 24 किलोग्राम पर एम स्क्वायर, या फिर 20 से 25 किलोग्राम पर एम स्क्वायर, या 21 से 26 किलोग्राम पर एम स्क्वायर। आप इसका 69 का आंसर आप क्या दे लेंगे, 69 का आंसर आप क्या देंगे बताइए। तो आप अगर 69 के आंसर की बात करें तो आप 18 से 23 किलोग्राम पर एम स्क्वायर होगा इसका आंसर। ओके, चलिए 70 पे चले कि क्या है कि 70 पे, चलिए 70 पे बात करें कि क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की, वसा की या फिर प्रोटीन की। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते आ रहा है, क्वाशिकोर, मैरास्मस। ओके, तो अगर हम बात करें तो क्वाशिकोर रोग जो होता है ना, ये प्रोटीन की कमी अगर होती है तो क्या होता है, क्वाशिकोर होता है। वहीं पे अगर हम मैरास्मस की बात करें तो ये जब आपके भोजन में कैलोरी और क्या, कैलोरी और प्रोटीन, ओके, दोनों की कमी होगी तो हो जाएगा क्या, दोनों की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, मैरास्मस। यानी बच्चा अब उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एकदम खंखड़ हो जाएगा, एकदम दुबला पतला कंकाल जैसा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 71 पे चलें कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए, हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, मधुमेह या सुपोषण में। तो जब बच्चा या व्यक्ति कुपोषित है तो उस अवस्था में क्या किया जाता है कि कुपोषण की अवस्था में वसा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ओके, मधुमेह में CHO की मात्रा को कम कर दिया जाता है, और हृदय में भी क्या होता है, वसा की मात्रा को कम कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चले कि अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, फूड एडिटिव कहते हैं, या फूड सप्लीमेंट, या फॉर्मेंटेड फूड, या फोर्टिफाइड फूड। आप 72 का आंसर क्या बताएंगे कि 72 का आप आंसर बताएंगे जो है कि फूड एडिटिव क्या होता है, जो ये एक प्रकार का अपोषणीय खाद्य पदार्थ होता है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, उसमें मिलाता है, जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। क्यों, वो लोग क्या करते हैं, वो जो है कि अपने उद्देश्य के लिए, अपनी जो है कि स्वार्थ के लिए मिलाते हैं, फूड एडिटिव। चलिए 73 पे चलें कि रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी या फिर हार्मोन। तो आप इसका आंसर आराम से दे लेंगे, क्या दे लेंगे, ऑप्शन सी, कैल्शियम और विटामिन डी की जो है कि परिणाम, कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिकेट्स होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 पे चले कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है, कैथेप्सिन, रोडोप्सिन, कॉर्निया या कैसीन। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, रोडोप्सिन। ये क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। ओके, चलिए 75 में चले कि DPT का टीका कैसे दिया जाता है, मुंह से, चमड़े के नीचे, या फिर मांसपेशियों या नसों में। तो DPT का टीका जो होता है ना, ये दिया जाता है किसमें, ये दिया जाता है मांसपेशियों में। ओके, क्या दिया जाता है, मांसपेशियों में। चलिए 76 पे चले कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल BHA है, क्या है, सिक्वेट्रेंट्स, पायसीकारक अभिकर्ता, या एंटीऑक्सीडेंट, या रंग वर्ण
अभिकर्ता। तो ये क्या है? ये है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, 77 पे चले कि चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है। देखते हैं ना, कोई व्यक्ति लोग चूना के साथ जो है पान खाते हैं तो चूना भी लेके जो है कि थोड़ा सा खा लेते हैं, तो उससे क्या चीज मिलता है? कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, लोहा मिलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है? चूने में पाया जाता है। चूने में भी क्या होता है? जो चूना खाने से जो है ना, चूने वाला पान खाने से क्या होता है? हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। चलिए 78 पे चले कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा या कैलेगन विधि द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैलेगन विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ओके, चलिए 79 पे चले कि बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है अतिरिक्त से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो देखिए बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम जो है ना वो अतिरिक्त से निश्चित की ओर संबंधित है। ओके, क्या है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर जो है कि ये संबंधित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें अब 80 पे। 80 पे क्या है कि एक रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। क्या 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 900 मिलीग्राम प्रतिदिन, 700 मिलीग्राम प्रतिदिन या 800 मिलीग्राम? एक रजोनिवृत्ति महिला होती है, उसके लिए जो कैल्शियम जो होता है ना वो 600 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए 81 पे आए कि जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है डैश, वाष्पीकृत, शुष्क, सांद्र या सुसंस्कृत। क्या होता है? तो वो होगा, क्या होगा? वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा सांद्र। ओके, 82 पे चले। नवजात को हीमोलाइटिक रोग डैश के कारण होता है। आरएच असंगता, हीमोग्लोबिन की कमी या एबीओ असंगता या फिर क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नवजात को हीमोलाइटिक रोग होता है ना वो क्या है? वो आरएच असंगता। ओके, क्या है? आरएच के कारण होता है, आरएच असंगता के कारण। ओके, खाली घोंसले का समय की डैश की अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था, मध्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो जो खाली घोंसले की अवस्था होता है ना ये हो जाएगा आपका क्या? मध्यावस्था को बोलते हैं। ओके, चलिए जबड़े दांत और ओठों की विकृति के कारण होता है। एक बच्चे में एक प्रकार से देखें तो ये बाड़ी विकास, जो बाड़ी दोष होती है ना उससे संबंधित है। अगर देखें तो स्टॉटरिंग, बड़बड़ाना या स्टैमरिंग, हकलाना या वाक संलग्न या कल्टरिंग, अव्यवस्थित बाड़ी दोष या लिस्पिंग या तुतलाना। तो देखिए ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों में नॉर्मल जो बाड़ी दोष पाया जाता है उससे संबंधित है। ये क्या? ये और ये, ठीक है। लेकिन ये क्लॉटरिंग जो है ना, जब किसी बच्चे के अगर दांत कट जाते हैं, देखा जाता है कभी कभी बच्चों के क्या होता है ये बीच से ओठ फटा हुआ रहता है, कभी नाक से के पास से जो होता है ओठ फटा रहता है। तो ये जबड़े, दांत, ओठों की विकृति के कारण जो होता है ना वो क्लटरिंग होता है। क्या होता है? या अव्यवस्थित बाड़ी दोष। वो बच्चा क्या करता है? वो बात तो करेगा लेकिन उसकी बातें स्पष्ट नहीं समझ में आएगी। वो थोड़ा कुछ नाक में बोलेगा और कुछ वो बातें जो है कि अच्छे तरीके से ना बोल पाएगा। तो ये सब किसकी वजह से है? ये जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। क्या? क्लटरिंग होता है। ओके, अव्यवस्थित उसकी बाड़ी दोष क्या होगी? अव्यवस्थित होगी। 85 पे चलें कि नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र कैसे होने चाहिए। जब बच्चा जन्म होता है, छोटा बच्चे के लिए हम कैसा वस्त्र यूज करेंगे? नए सूती या मार लगे होने चाहिए, पुराने सूती और कोमल होने चाहिए या कृत्रिम वस्त्र होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नवजात शिशु होता है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, वो बहुत कोमल होता है, उसकी स्किन क्या होती है? उसकी स्किन बहुत कोमल होती है। ओके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें जो है कि पुराने सूती वस्त्र, वो कोमल जो है कि वस्त्रों का प्रयोग होना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 86 पे चले कि
जो है कि 86 पे जो है कि 86 पे हम क्वेश्चन नंबर हम बात करें कि क्या है कि ऑप्शन 86 पे, क्वेश्चन 86 पे बात करें, यूरी ब्रोनफ्रेंड ने का सिद्धांत है, क्या है? मानववादी परिप्रेक्ष्य या सोशियोबायोलॉजी या फिर पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या दे लेंगे आप? ऑप्शन सी। ओके, इसका आंसर आप क्या दे लेंगे? ऑप्शन सी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने सिद्धांतों को क्या किया है? 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा है। ओके, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। पे बात करें कि पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है पावलोव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या थॉर्नडाइक से। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है दिया है स्किनर महोदय ने। किसने दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत जो है कि स्किनर महोदय ने दिया है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात करें कोहलर का, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने शूज का सिद्धांत दिया है। ओके, और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। और पावलोव की बात करें तो अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? का सिद्धांत। ओके, और पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर महोदय का। चलिए 88 पे चले कि विशेष विवाह अधिनियम सन डैश में बनाया गया था, 1947, 1950, 1954 या 1964 में। तो विशेष विवाह जो है ना अधिनियम जो है 1954 में बनाया गया था। ओके, चलिए हम 89 पे चलें कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं या इनमें से सभी। तो देखिए एक व्यक्ति के जो आवश्यकता पूर्ति में बाधक जो होता है ना, ये सभी हो जाएंगे। उसकी अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, ये सभी क्या है? ये सभी हो जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करें कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 1976, 1977 या फिर 1980 या 1984 में। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है ना, ये परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1977 पे। 91 पे चले कि पारिवारिक जीवन चक्र के अंतिम अवस्था डैश कहलाती है, खाली घोंसला, प्रसन्न घर, अमीर घर, पूर्ण घोंसला। 91 पे आप आंसर क्या देंगे कि जो ये होता है ना, ये पूर्ण घोंसला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पूर्ण घोंसला कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप उस जो पहले एक दंपति रहता है उसका क्या होता है, वो पूरा जो है कि सब उसमें उसका बच्चा आ जाता है। ठीक, उसमें उसका क्या हो जाता है कि बच्चे की भी विवाह शादी हो जाता है, सब जो है कि पूरा एक तरह का से उसका पूर्ण फैमिली हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? 1932, 1832, 1835, 1838 या 1840 में किया गया था। आप इसका आंसर क्या देंगे कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का जो है कि शब्द का प्रयोग 1835 में हुआ था या फिर किस में हुआ था? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1835 में हुआ था। ओके, चलिए 93 पे चलें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या एंटीबायोटिक। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? इसका आंसर देंगे एंटासिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे चले कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? किसने? रोनाल्ड रॉस ने या पैट्रिक मैनसन ने या चार्ल्स जॉनसन ने या चार्ल्स लेवरन ने? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि रोनाल्ड रॉस जी ने क्या किया है? रोनाल्ड रॉस जी ने क्या किया है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु इनको क्या किया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलिए 95 पे चले हम कि प्रभावी संचार के लिए क्या बाधा है? नैतिककरण, पूर्वग्राही होना और संतावना की टिप्पणियां, संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, नेत्र संपर्क। तो देखिए ये नेत्र संपर्क है ना,
ये कहीं ना कहीं संचार माध्यम में क्या करता है, हमें सहायता करता है। वही सरल शब्दों का प्रयोग भी संचार में होना चाहिए, वहीं पे संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा भी होना चाहिए। लेकिन नैतिकरण, पूर्वग्राही होना, सांत्वना पे टिप्पणियां, ये सब क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए प्रभावी संचार के लिए। ये सभी क्या है, ये सभी संचार के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चले। क्या है कि परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं? स्वीकृति का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे। क्या है? संचार स्वीकृति का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, ये भी क्या है, ये सभी परामर्श के सिद्धांत है। ठीक, वहीं पे अगर थोड़ा सा हम जो है कि इसी में बात करें ना, तो इसी में और भी है इसके सिद्धांत, इसी में और भी है, गोपनीयता का भी सिद्धांत होता है। ओके, एक परामर्शदाता के अंदर क्या होना चाहिए, उसे जो सामने वाला अगर जो उससे अपनी बातों को बताता है, तो उसे एक परामर्शदाता को क्या होना चाहिए, उसको गोपनीयता बनाए रखने के भी गुण होने चाहिए उसके अंदर। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, 97 की बात करें कि यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2001 में दुलार परियोजना भारत के किन राज्यों में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो ये जो है ना, ये दुलार परियोजना जो है ना, ये बिहार और झारखंड में किया गया। और किस लिए? कि जो बच्चे कुपोषित थे ना, जो कुपोषित बच्चे थे, उनके लिए जो है कि ये उनको जो है कि सुपोषण प्रदान करने के लिए, उनको रेख देख के लिए, ओके, ये सब चीजों के लिए जो है कि बिहार में जो है कि ये जो है कि परियोजना को जो है कि चलाया गया था। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, 97 का। चलिए, इसमें क्या शिशु मृत्यु और खराब मातृ को भी सुधारने के लिए ये जो है कि योजना को चलाई गई थी। शिशु मृत्यु दर को रोकने, खराब मातृ जो है कि उसको मातृ जो है कि उसको सुधारने के लिए, ठीक, और बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए जो है कि योजना को जो है कि चलाया गया था। और कहाँ पे? तो बिहार और झारखंड में चलाया गया था। ओके, चलिए 98 पे बात करें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर MMR कितनी है? 207, 211, 206 या फिर 215। तो ये क्या होगा, 211। ओके, चलिए 99 पे चले कि असीम स्टेनर निम्नलिखित संगठनों में किसके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? 99 की बात करें तो ये क्या है, UNDP के, ओके, UNDP के जो है कि प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। ओके, चलिए अब हम 100 पे चलते हैं कि भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड जेम्स बोर्ड या सर मैल्कम हेली या संत जॉन। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, आप देंगे क्या कि सर मैल्कम हेली। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रकार जो है कि ये 100 का ये जो है कि ये भी प्रैक्टिस हमारा कंप्लीट हुआ। और क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा।